क्या आप जानते हैं कि 1930 से पहले इंडिया में गुड्स खरीदने और बेचने के लिए कौन सा कानून था? आज हम 1930 के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक ऐसी ओरिजिन स्टोरी रिकॉर्ड करेंगे जो लो एग्जाम्स और लीगल नॉलेज के लिए सबसे बेसिक फाउंडेशन है। तो देखो, लॉ की हिस्ट्री हमेशा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट शुरुआत से कोई इंडिपेंडेंट कानून नहीं था। 1872 में जब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बना, उसी का चैप्टर 7 यानी कि सेक्शन 76 से लेकर 123 तक सिर्फ सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन को गवर्न करता था। अब आखिर नए एक्ट और अलग कानून की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पुराने कॉमन इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड था, लेकिन 20th सेंचुरी के आते आते ट्रेड कॉमर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, मार्केट सिचुएशंस बदल गई और वो पुराने जो लिमिटेड सेक्शन थे वो इन नई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए काफी बचे ही नहीं थे। इसीलिए इंग्लैंड इस प्रॉब्लम को पहले ही समझ चुका था और 1893 में हाईली इवॉल्व इंग्लिश सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना चुका था, जिसे सर मैकेंजी चार्ल्स ने ड्राफ्ट किया था। उसी से इंस्पायर होकर इंडिया में भी कमर्शियल लॉज को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस हुई। लॉ मेकर्स ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन चैप्टर 7 को पूरी तरह से हटा दिया, यानी कि रिपील कर दिया। इंग्लैंड के 1893 एक्ट के प्रिंसिपल्स को इंडियन मार्केट की सिचुएशंस कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई किया गया और एक नया डिटेल्ड कानून ड्राफ्ट किया गया। फिर 1 जुलाई 1930 को हमारा द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट फोर्स में आया। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, आज भी किसी पॉइंट पर जहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट साइलेंट होता है, वहां इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जनरल प्रिंसिपल्स ही लीगली एप्लीकेबल होते हैं। यही थी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हिस्ट्री। अगर आपको यही बैकग्राउंड समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही शार्प लीगल इनसाइट्स के लिए लो लर्नर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।